हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज एकेडमी। पार्ट नंबर 4 करते हैं। जो 1000 क्वेश्चंस हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के पिछले 6 सालों में, जो भी पूरे इंडिया में कहीं पर भी कोई भी टेट हुआ हो, सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, छत्तीसगढ़ टेट, पंजाब टेट, राजस्थान, कोई भी टेट हो, तो हमने उन सब के क्वेश्चन उठा करके इस वीडियो में डाले हैं। तो ये हमारी सीरीज चल रही है 1000 क्वेश्चंस की बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। तो इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि किस प्रकार क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है एग्जाम में, मतलब किस प्रकार राइट आंसर जो है 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201। फ्रॉयड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। नहीं कहा, ये गलत है। कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव करते हैं। ये भी नहीं कहा। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ये सी वाला कहा था पियाजे ने, संज्ञानात्मक। 202। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो गिलफोर्ड की बात हुई है। अपसारी और अभिसारी दो प्रकार का चिंतन बताया उन्होंने। तो अभिसारी चिंतन के बारे में बोला उन्होंने, तो ये सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के बारे में था। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि यानी इंटरेस्ट के बारे में। रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की डैश नाममात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका या फिर आकर्षक भूमिका है? आकर्षक। तो 204 जो उसका राइट आंसर ए, नाममात्र की है। क्योंकि ऐसे भी कई विद्वान हुए हैं जिनके पेरेंट्स या जिनके फैमिली में कोई भी एजुकेशनिस्ट नहीं हुआ, कोई भी इतना टॉप लेवल पर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो ऊंचाई हासिल करी है जिनसे उनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, 205। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगृह निम्न में कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम, इदम एवं अहम। 205 ए, इदम। फ्रायड ने बताई है, ये मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था फ्रायड ने। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। किस चीज़ में सहायता करता है जो रक्षा तंत्र हमारा होता है? जो एंटीबॉडीज होते हैं, हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। दबाव से निपटने में हेल्प करता है ये सबसे ज़्यादा। ये आरटेट 2011 का क्वेश्चन है। 207। बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो क्या प्रतिस्थापित किए गए हैं? ए, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, या फिर वयस्क के स्थान पर बालकों को। लोगों के स्थान पर जानवरों को शामिल किया गया था उसमें। जो प्रसंगबोध परीक्षण जो 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया था, इसमें लोगों के स्थान पर जानवरों को शामिल किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है।
आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर हैं। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। तो राइट आंसर 201 का राइट आंसर तो फर्स्ट में ही है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट। 209 क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो जो एक्शन रिसर्च होता है उसका उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज नहीं, ये तो नहीं होता। ऑप्शन ए शैक्षिक परिस्थितियों में समान परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, ये भी नहीं है। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ये ठीक है। ऑप्शन सी जो ये क्रियात्मक अनुसंधान होता है। कई बच्चे जो होते हैं उपरोक्त सभी का आंसर देखते हैं तुरंत टिक कर देते हैं। उपरोक्त जो सभी होता है वो कभी कभी सही जाता है, हर बार नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए हमें। 210 बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या फिर शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। 210 राइट ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते, यह कथन सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या फिर डी सही है। ये सीटेट में आया था 2011 में। तो पुरुष जो होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये जेंडर बायस होता है। बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं दुनिया में जिन्होंने उस मुकाम को हासिल किया है जो पुरुष आज तक नहीं कर पाए हैं। तो बुद्धिमानी के मामले में स्त्रियां पुरुषों से कम हैं, ये तो सरासर गलत है, लैंगिक पूर्वाग्रह है ये। 212 क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने शिक्षार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, या फिर सीखने को आकलन। 212 तो सीखने के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑप्शन ए। शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतर्क्रिया करने में, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। तो 213 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। 214 निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? मौखिक रूप, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य। दत्त कार्य जो असाइनमेंट होते हैं उनको कहते हैं दत्त कार्य। 214 का राइट ऑप्शन टर्म टेस्ट जो होते हैं वो कोई भी रचनात्मक आकलन नहीं करते। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता मल्टीलिंगुअल जो करैक्टर को डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के हेतु, शिक्षा योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। सीटेट 2011 का क्वेश्चन है ये। 215 का राइट ऑप्शन ए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने में संसाधन के रूप में। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किसमें? किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में।
पूरे जीवन में तो है ही नहीं, ये तो गलत है, एक तो यहीं कट गया। प्रौढ़ावस्था में भी नहीं। तो अब दो बचे ऑप्शन ए और बी। इनमें जो सबसे जटिल, जो तूफान की अवस्था मानी गई है, जो वो किशोरावस्था है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ए है, किशोरावस्था। 217 अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, गौण, गत्यात्मक, स्थिर या फिर प्राथमिक। उसको स्टैटिक माना जाता है, स्थिर माना जाता है। जो अनुवांशिकता होती है स्थिर। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के लिए नहीं, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ये भी नहीं, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। पहली अवस्था में ये थोड़ी ना सीखता है, नहीं, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, ये ठीक है। जो पहली अवस्था होती है वो यूजिंग द सेंसेस, जो इंद्रियां होती हैं उनके प्रयोग द्वारा सीखता है बच्चा। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित सीखने के डैश सिद्धांत से संबंध है। 219 राइट ऑप्शन। विकासवादी नहीं, विकासवादी नहीं होता, व्यवहारवादी, यस व्यवहारवादी होता है, ये ऑप्शन बी राइट। सिद्धांत के रूप में रचनावाद, दुनिया के बारे में, रचनावाद के बारे में बात हो रही है। तो रचनावाद में दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण पर चर्चा करने पर बल देता है, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। जो डोमिनेटिंग जो रोल होता है टीचर्स का, वो तो होता ही नहीं, सी तो यहीं कट गया। और जो सबसे ज़्यादा जो इसमें स्ट्रॉन्ग जो आंसर, जो बिल्कुल सारी चीज़ उसमें समाहित है, तो वो ए है। दो 221 अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो बौद्धिक अवधारणाओं का जो विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास से संबंध, अवधारणाओं का संबंध सीधा बौद्धिक विकास से। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य अवस्था, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो विकास की दर में एक दूसरे से भिन्न होते हैं बच्चे। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन किसका है? यह कथन किस प्रकार का है? गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 224, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? 224 क्वेश्चन नंबर। मानव विकास की बात हुई तो सीक्वेंशियलिटी, अनुक्रमयता, ये तो है। सामान्य से विशिष्ट, ये भी है। निरंतरता भी होता है, प्रतिवर्ती नहीं होता, ये नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में कौन सा नहीं है बोला है? तो नहीं है के हिसाब से ऑप्शन सी इज राइट। 225, मूल्यांकन इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। केवल उपलब्धि मापना? जी नहीं, सिर्फ उपलब्धि नहीं। यह निर्णय लेने की क्या विद्यार्थियों अगले कक्षा में? जी नहीं, ये तो मैकेनिकल चीज़ होगी। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। त्रुटियां निकालेंगे तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट।
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? अब पियाजे की बात हुई है तो पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। 227 शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टालोजी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? ऑप्शन ए इज राइट, स्वामी विवेकानंद। युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है इनका जन्मदिन। बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। 228 का राइट ऑप्शन शैशवावस्था। जी नहीं, ये तो नहीं है। बाल्यावस्था भी नहीं, किशोरावस्था होता है। सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में, शारीरिक और मानसिक। एक बालक जिसकी बुद्धि लाब्धी IQ जो होता है 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा किस प्रकार के बच्चे में? श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर मंद बुद्धि? 229 यदि बच्चे का IQ 105 आ रहा है तो मंद बुद्धि तो वो बिल्कुल भी नहीं है और श्रेष्ठ भी नहीं है, क्योंकि 140 प्लस होता है वो तो। अब बी और सी बचे, मतलब क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो ऐसे एलिमिनेट कर लेना चाहिए ताकि हमें राइट आंसर आसानी से मिल जाए। सामान्य से अधिक बुद्धि तो 105 वाला जो बच्चा होता है नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है वो, सामान्य बुद्धि, सी ऑप्शन। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध करने के लिए जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ टेट का क्वेश्चन है 2011 का 230। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं किस मामले में? संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक, गामक? तो ये नैतिक विकास के बारे में जाने जाते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बालकों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश सहायता करता है? स्व अधिगम मॉडल, विभेदिक निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार, संज्ञानात्मक वर्गीकरण? 231 का राइट ऑप्शन ए, ऑटोनोमस लर्निंग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 232, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के? सारे ही हो सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट, छत्तीसगढ़ टेट का क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं? भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक संबंध? तो 233 का राइट ऑप्शन बी। सृजनात्मक बुद्धि नहीं बताई हार्वर्ड गार्डनर ने। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना? नहीं, ये तो नहीं है। 234 का बच्चा क्या सीखा है जानना? नहीं। बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना? तो ऑप्शन डी, सारी चीज़ कवर होती है मूल्यांकन में, सिर्फ उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण नहीं, बल्कि सारी चीज़ मिलती है। इन तीनों के अलावा भी शामिल होती हैं कई चीज़ें। 235 पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? 235 का राइट ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक सी में करने लग जाता है बच्चा 11 से 16 में। कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो स्थायी जो सीखना होता है, रटकर सीखना नहीं, ये तो स्थायी नहीं होता, बहुत शॉर्ट टर्म होता है ये तो। सुनकर सीखना बाय लिसनिंग, ये कुछ हद तक हो सकता है, ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा होता है समझकर सीखना बाय अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन सी इज राइट।
एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में है बच्चा? प्रारंभिक बाल्यावस्था। 13 साल का बच्चा प्रारंभिक में तो होता ही नहीं, युवावस्था भी नहीं होती, बाल्यावस्था भी नहीं होती, किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है 13 साल में बच्चा। ऑप्शन बी इज राइट। निम्नलिखित में से क्या बच्चे के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। 238 का राइट ऑप्शन डी। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास। तो फ्रोबेल जो थे उन्होंने किंडरगार्टन जो स्कूल जो दिए पद्धति वो दी थी उन्होंने, किंडरगार्टन। व्यावसायिक स्कूल नहीं, पब्लिक स्कूल नहीं, लैटिन नहीं, इन्होंने किंडरगार्टन दिए थे फ्रोबेल ने। निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है? निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या फिर चित्र रंगना। तो सिंथेसिस की बात हुई है, तो सिंथेसिस में प्रमेय सिद्ध के प्रूविंग थ्योरम होती है इसमें, सिंथेसिस में। बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दशा होती है, जो शारीरिक और क्रियात्मक विकास की बात हुई है तो वो होती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ऑप्शन बी इज राइट। अब 242 क्वेश्चन देखते हैं। बालक का विकास परिणाम है किस चीज का? वंशानुक्रम का, वातावरण का? नहीं, इन दोनों का ही होता, दोनों की अंतःक्रिया का होता है बल्कि। ऑप्शन सी इज राइट। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, सभी का होता है इनका। ऑप्शन डी इज राइट। एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा या फिर प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। यूपी टेट का क्वेश्चन है 2011 का। ऑप्शन डी इज राइट। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये भी यूपी टेट का है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण होता है अच्छी लिखावट। ज़्यादा बड़े अक्षरों में भी नहीं लिखना, ये भी नहीं, छोटे अक्षरों में ये भी नहीं। लेखन में स्पष्टता और अच्छी लिखावट, ये स्पष्टता भी चलेगा इसमें, लेकिन अच्छी लिखावट होनी चाहिए। इन दोनों में से देखें तो ए ज़्यादा। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप डैश उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप टीचर किस चीज़ के? ऑप्शन डी तो यहीं कट गया। अभिभावकों को सूचित करने से काम तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपने तो अपनी ड्यूटी की नहीं। और दंड देना तो बिल्कुल ही नेगेटिव है, तो उसका पहले कारण जानने का प्रयास करेंगे। और फिर भी नहीं होता तो फिर अभिभावकों से मीटिंग की जाती है कि बच्चा क्यों लेट आता है। क्वेश्चन नंबर 247, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना या फिर व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करना बच्चों को। ऑप्शन डी इज राइट। विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार, अनडिजायरेबल बिहेवियर को परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी पद्धति विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में उसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना, उनका उपचार करना, इसकी अपेक्षा करना। अब इसमें हम देखें, अपेक्षा करना ये बिल्कुल गलत, विद्यार्थियों को दंड देना ये गलत। अभिभावकों के ध्यान में लाएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी ड्यूटी है कि अवांछित जो व्यवहार बच्चा कर रहा है उसे उसका कारण ढूंढें
और उसके उपचार का प्रबंध करें पहले, ये है। पेरेंट्स भी बाद में है। तो ए और डी तो बिल्कुल रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 249, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन। तो 249 में कुछ नहीं करेंगे, डू नॉट डू नथिंग, नहीं ये तो गलत हुआ। उन्हें धन्यवाद कहेंगे, उन्हें पैसे की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो इसके लिए उनको थैंक्स बोलना होगा टीचर्स को। तो ऑप्शन बी इज राइट। और डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों राइट हैं इसके, बी और डी। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है, यह व्यक्तिक असफलता है। तो 250 का राइट ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 51, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। विद्यार्थी के अंदर सबसे पहला गुण होना चाहिए ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। क्वेश्चन नंबर 252, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? तो 252 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो बाद में उत्तर देना ज़्यादा ठीक है। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है किस चीज़ का? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता, एंजाइटी की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो डी ऑप्शन इज राइट। 12 वर्ष की आयु में बच्चा जो उसके जो पीयर ग्रुप होता है, जो समकक्षी होते हैं, उनका अनुमोदन ज़्यादा चाहता है। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या होता है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। ऑप्शन डी इज राइट। शिक्षक को जेनरस होना चाहिए। विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए डैश, शिक्षक अपने इस श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान देगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज राइट। टाइम टू टाइम जो है हार्ड वर्किंग पर्सन्स के एग्जाम्पल्स बच्चों के सामने रखने चाहिए, और एग्जाम्पल्स के अलावा जो है ना बच्चों को अवसर प्रदान करना चाहिए खुद श्रम करने का। जब हम किसी का एग्जाम्पल देते हैं तो उसका असर थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन उसके बाद जो है ना तुरंत बच्चों को यदि हम कार्य देंगे तो बच्चे उसको ज़्यादा उत्साह से करेंगे। तो उन्हें बच्चों को अवसर प्रदान करना चाहिए। 256, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों, ह्यूमन एबिलिटी में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। 2011 क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर यूपी टेट का। तो 256 का राइट ऑप्शन डी। 57 की बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित करने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। 257 डी, ऑप्शन डी इज राइट।
258 मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं, सार्वत्रिक मतलब हर जगह हैं, के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो 258 का राइट ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए किस चीज़ की? बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। तो 259 इन सब की आवश्यकता होती है टीचर को। ऑप्शन डी इज राइट। 260 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? सक्रिय सदस्य जो बच्चे बनना शुरू कर देते हैं वो सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में बनते हैं। पेरेंट्स की भी कम मानेंगे बल्कि अपने साथी की ज़्यादा मानेंगे किशोरावस्था में बच्चे। मनोचित्रण माइंड मैपिंग का संदर्भ है। अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, जोखिम भरे कार्य के लिए क्रम योजना, मन का चित्र खींचना, मन के कार्य का अन्वेषण। यूपी टेट के चल रहे हैं 2011 के क्वेश्चन अभी। तो 261 राइट ऑप्शन डी, मन के कार्य का अन्वेषण। 262 बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। नहीं, ये तो डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा, ये तो जेंडर बायस है। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका ही समर्थ होती हैं। 262 262 का राइट ऑप्शन डी, क्योंकि जो बालिका होती है उसको दो घरों की नॉलेज होती है, एक तो जहाँ पैदा होती है, एक जहाँ उसकी मैरिज होती है। तो एक लड़की को यदि शिक्षित किया जाता है तो उससे दो घर शिक्षित होते हैं। विकास शुरू होता है किस चीज़ से? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। अब विकास की बात हुई है तो विकास तो जो है प्रसव पूर्व अवस्था से, जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। अब सीटेट 2012 यहाँ से शुरू है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो इसको कहते हैं प्राकृतिक बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि का तो कोई रोल ही नहीं इसमें। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि और जाति विभिन्नताएं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो 265 का राइट ऑप्शन बुद्धि के वितरण, ऑप्शन बी। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या? संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगति प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या फिर भावात्मक व्यवहार। तो 266 का राइट ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक गतिविधि। अब करते हैं 267। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। 267 राइट ऑप्शन समावेशन। 268 एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है पुनर्बलन, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतःकरण, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो 268 का राइट ऑप्शन बी। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपने पूर्व ज्ञान को जोड़ना, ये पुनर्बलन तो होता ही नहीं, व्यक्ति विभिन्नता भी नहीं होता। तो राइट ऑप्शन बी। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने,
विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावकों को संतुष्ट करने। सीटेट 2012 क्वेश्चन है 269। तो विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, ऑप्शन ए इज राइट। अब करते हैं 270 नंबर क्वेश्चन। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा। तो सही और गलत क्वेश्चन आता है इसमें नैतिक तर्कणा। 271 क्वेश्चन नंबर। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। भावात्मक क्षेत्र, इमोशनल एरिया, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, हायर थिंकिंग स्किल, संज्ञानात्मक क्षेत्र या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो ऐसे विद्यार्थियों को भावात्मक क्षेत्र, इमोशनल एरिया में ज़्यादा हेल्प करने की आवश्यकता है। 272 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती हैं। अब सामूहिक गतिविधियों की बात हुई है तो बच्चा जैसे ही समूह में जाता है और समूह का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है तो बच्चे के अंदर इससे सामाजिकता का विकास होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो आनुवांशिकता की बात आई है। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। तो ये तीनों तो हैं ही नहीं। बी सी डी इनमें से कोई भी नहीं है, ए है। क्योंकि ऐसा संभव है कि जैसे पेरेंट्स की जो आंखें होती हैं वैसी बच्चे के भी हों। आनुवांशिकता का गुण होता है ये। तो इसके अंदर कोई चिंतन पैटर्न या गतिविधियों में भाग लेना, इस प्रकार की अभिवृत्ति हो, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन ए इज राइट। 274 शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय डैश की ओर संकेत करती हैं। योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार के पाठ्य चर्चा की आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियां, ये सबसे बेस्ट है ऑप्शन डी। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है क्योंकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, जबकि लीना उससे सीखने में ज़्यादा टाइम लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। व्यक्तिक भिन्नता, अंत्य संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो एक बच्चा जल्दी सीख लेता, दूसरा बच्चा जल्दी नहीं सीखता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चों में होता है, यानी कि व्यक्तिक भिन्नता होती है। अलग अलग सीखते हैं बच्चे अलग अलग टाइप से। अंतः संबंध, निरंतरता, ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं है। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। 2012 सीटेट का क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज राइट। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है। लैंगिक समानता, लैंगिक पूर्वाग्रह, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक संवेदनशीलता। तो एक अच्छी जो बुक होती है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, ऑप्शन सी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वस्तु स्थायित्व की बात आई इसमें। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण या फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण। 278 ऑप्शन डी इज राइट, पूर्व संक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? रूप,
दर, अनुक्रम, ये सभी पंजाब टेट का क्वेश्चन है 2011 का 279, तो सब के सब शामिल हैं। यह विचारात्मक प्रक्रिया जिसे नूतन यानी नया, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती हैं। रचनात्मक, अभिनव, बुद्धिमत्ता या फिर नव विचार, न्यू आइडिया। 280 का राइट ऑप्शन क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। 281 माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, होम्योस्टेसिस। तो माता पिता से जो आते हैं वो आनुवंशिकता कहलाते हैं। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या फिर कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। पंजाब टेट का क्वेश्चन है ये, तो जीन पियाजे का करता है इसको संज्ञानात्मक सिद्धांत। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम डैश के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में क्या लाभकारी नहीं है? छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण या फिर खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। 283, तो राइट ऑप्शन डी। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? नियम का प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत या फिर वर्नोन का पदानुक्रम सिद्धांत। 284 का राइट ऑप्शन सी, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। अब 285 क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया। 285 राइट ऑप्शन डी, विचारात्मक प्रक्रिया। डी ऑप्शन राइट है इसका। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक या फिर शिक्षक। 286 का राइट ऑप्शन डी, शिक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन, बाद अनुबंधन, ऑपरेट अनुबंधन या फिर सामाजिक अनुबंधन। 287 राइट ऑप्शन ऑपरेंट अनुबंधन, सी ऑप्शन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है? परिवेश का प्रभाव, हावथोर्न का प्रभाव का नियम, प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। 288 का राइट ऑप्शन ए इज राइट। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु बतानी हमने। तो ये तो बहुत सिंपल है, इस फॉर्मूला लगता है, आसानी से आंसर निकल जाता है। 289 का ऑप्शन सी। 289 ऑप्शन सी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान। तो 290 का राइट ऑप्शन आयु, ए ऑप्शन ए इज राइट। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है? साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, लिखित परीक्षा। ऑप्शन बी अवलोकन।
कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन, संकलित मूल्यांकन। तो 292 राइट ऑप्शन बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन। निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? न्यूटन के गति के नियम की चर्चा, न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, न्यूटन के गति का नियम क्या है, न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। तो पीटेट के क्वेश्चन है ये। तो 293 राइट ऑप्शन बी न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, उपरोक्त सभी। यदि बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, कोई और उसको मानसिक रूप से दिक्कत है बच्चे को, तो इसका कारण जो होता है इनमें से कोई भी हो सकता है। ऑप्शन डी परिवार का भी वातावरण हो सकता है, कक्षा का भी, या फिर पास पड़ोस का। ये बिहार टेट 2011 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक परंपराओं की बात हुई है तो सामाजिक परंपराओं को सबसे ज़्यादा कोई यदि प्रभावित करता है तो वो है परिवार, फैमिली। क्योंकि पहला सामाजिकरण जो है बच्चा वो परिवार में सीखता है। सबसे पहले परिवार को जानता है बच्चा, बाद में बाहर को। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो 296 राइट ऑप्शन सी 7 to 11, 7 से 11। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? तो कई बार बच्चे की जो सोच है वो आपराधिक प्रकार की हो जाती है, तो उसका जो कारण पूछा है, जो मुख्य कारण पूछा है इस 297 क्वेश्चन में, तो उसका मेन जो रीज़न होता है परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। सबसे उसका मेन कारण होता परिवार का वातावरण, क्योंकि दोषपूर्ण पाठ्यक्रम ये तो बाद में सीखेगा। सबसे पहले तो बच्चा जो है ना परिवार को जानता है। यदि परिवार का वातावरण ठीक नहीं है तो बच्चा अनुशासनहीनता भी सीखेगा। आर्थिक प्रभाव भी ऐसा कुछ खास असर नहीं डालता, क्योंकि फैमिली का यदि वातावरण ठीक है तो। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, पाठ्यक्रम पर। 298 तो पहनावे पर ध्यान देना, अनुशासन पर ध्यान देना और पाठ्यक्रम पर, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो टीचर में सबसे पहला गुण है। लेकिन जो मुख्य ध्यान देने की बात है वो व्यक्तिगत आवश्यकता व समस्याओं पर ध्यान देना टीचर का विशेष जो है ना काम होना चाहिए। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है विद्यालय में आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, उपरोक्त सभी। ये बिहार टेट 2011 का ही क्वेश्चन है, ये 299। तो ऑप्शन डी इज राइट 299 का। क्वेश्चन नंबर 300, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? अब किससे नहीं है बात हो, ये क्वेश्चन को ध्यान से हमें देखना चाहिए। मानव व्यवहार का अध्ययन करना, ये तो शिक्षा विज्ञान का पहला कर्तव्य काम है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन ये भी है, सीखने के तरीका ये सब है, तीनों है। ये तो संचार माध्यमों का अध्ययन करना ये नहीं है, ये शिक्षा मनोविज्ञान का काम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन इज राइट इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 301, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है।
विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है, मैकेनिकल नहीं होता विकास। पूरी तरह रॉन्ग है ये क्वेश्चन, मैकेनिकल नहीं होता। लंबवत ये भी ठीक है, क्रमबद्ध ये भी ठीक है, निरंतर ये भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो नहीं है तो ये है ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो का 302, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो 302 क्वेश्चन नंबर का किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है वो तूफान का काल मानी जाती है। इसमें बहुत सारे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं शरीर में, दिमाग में। तो इसमें जो बच्चा घुस जाता है 13 से 18 तक होती है ये, तो संभालना बहुत अच्छे से टैकल करना पड़ता है इस उम्र में बच्चों को। तो ये था पार्ट नंबर 4। यदि पार्ट नंबर ये 4 पसंद आया हो तो आपको तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 5 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।